महंगाई या इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और जो इन्फ्लेशन है अभी लगभग 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। ये न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप और जो भी डेवलपिंग कंट्री है, आमतौर पे डेवलपिंग कंट्री में तो इन्फ्लेशन हाई रहता ही है। और इसी महीने में, अभी महीने की शुरुआत में ही, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने और 75 बेसिस पॉइंट से अपने बैंक रेट को बढ़ा दिया है। जो फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि अभी रेट और भी बढ़ेंगे, अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी। जितने भी सेंट्रल बैंक हैं बहुत हॉकिश हो गए हैं, और वो सबको यही लग रहा है कि रेट बढ़ा के ही इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। हर सेंट्रल बैंक ने अपनी कमेंट्री में साफ साफ कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्टेड कंट्री के अपने डोमेस्टिकली से ज़्यादा इंटरनेशनल, मतलब जो भी एनर्जी की वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है। तो सेंट्रल बैंकों के लगातार रेट बढ़ाने से की वजह से इंडिया में भी धीरे धीरे फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये रेट कहाँ तक बढ़ेंगे और कितना बढ़ सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे, कब तक और कितना रेट बढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक और नई वीडियो में। सितंबर में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें साफ साफ बता दिया था उसी समय, एकदम सितंबर की शुरुआत में ही, कि बैंकों के एफडी के रेट है वो 8% हो जाएंगे। और आज 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने में 8% से ऊपर के इंटरेस्ट रेट बैंकिंग सिस्टम में है, जहां से आप आराम से एक 8% या 8.9% की एफडी बुक। कौन से बैंक अभी एफडी पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जो फिक्स डिपॉजिट के रेट है वो कहाँ तक बढ़ेंगे और कितना बढ़ेंगे, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। फेड अपने रेट को इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा डोमेस्टिक लेवल पे इशू है और इंटरनेशनल जो इशू है। इस साल फेडरल रिजर्व ने 4.25% बैंक रेट बढ़ाया है, जबकि आरबीआई ने अभी 1.9। अभी हमारे यहाँ जो होम लोन वगैरह के रेट हैं वो लगभग एवरेज लें तो 8.5% है, जबकि अमेरिका में अब जो भी वहाँ के मॉर्गेज लेंडिंग रेट हैं वो 7% के अराउंड हावर कर रहे हैं। और ये अब तक की हिस्ट्री में, मतलब कम से कम 20-22 साल से मैं देख रहा हूँ, ये जो वहाँ के और यहाँ के रेट में जो मिनिमम स्प्रेड आ रहा है लेंडिंग रेट में, वो हिस्टोरिकल लो पे है। इतना कभी भी स्प्रेड, वहाँ पे वो लोग 3-1% के रेट पे मॉर्गेज लोन देते थे, और वो बढ़ के 7% हो गए। फेडरल रिजर्व 3.75% ब्याज दर बढ़ाने के बाद भी अभी वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कह रहे हैं कि अभी और बढ़ाएंगे, अगर नहीं बढ़ाते हैं तो ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। उनका जो स्टेटमेंट था तो वो ज़्यादा अगली दिखेगी। तो जितने भी इंडस्ट्री के जानकार हैं वो मान रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में फेड अभी 1% से लेके 1.5% तक रेट हाइक कर सकता है। अब फेड के रेट हाइक करने से हमारा क्या लेना देना है। वॉल स्ट्रीट में एक कहावत है कि अगर अमेरिका जैसे छींकता भी है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। अमेरिका में अभी महंगाई अपने हिस्टोरिकल हाई रेट पे है। कह रहे हैं ऐसा कि 1996 के बाद अमेरिका में इन्फ्लेशन 8% का लेवल जो देख रहा है अभी। तो और दूसरी बात ये है कि जैसे जो भी फेड रेट हाइक करता है तो आरबीआई को भी उतना उसी प्रोपोर्शन में अपने रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रेपो रेट को बढ़ाते नहीं है तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, मतलब सॉवरेन बॉन्ड है और कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो उनके रेट कम हो जाएंगे। अभी हमने देखा रिसेंटली एक ही दिन में 40,000 करोड़ का बॉन्ड मार्केट में एक ही दिन में 40,000 करोड़ का रिडम्पशन हुआ था, जो एफआईआई ने कराया था। तो किसी आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहेगी कि जो भी फॉरेन, मतलब जितने भी एफपीआई हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, वो किसी टाइप का रिडम्पशन करके और मनी का कोई भी फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ना हो। तो जल्दी ही एमपीसी की बैठक होगी तो आरबीआई उसमें अपने रेट को बढ़ा सकती है। आसानी से ये मान के चलें कि 0.5% की वृद्धि तो हो ही जाएगी। हमने देखा कि अभी रिसेंट क्वार्टर में सभी बैंकों ने बहुत ही शानदार नतीजे दिए हैं, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि सभी के जो क्रेडिट ग्रोथ है, जैसे एचडीएफसी जैसा बैंक 25% का क्रेडिट ग्रोथ निकाल रहा था, एसबीआई ने भी 17-18% का क्रेडिट ग्रोथ पोस्ट किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, जो एक ऑन एवरेज निकल के आया तो उसमें क्रेडिट ग्रोथ अभी रिसेंट जो क्रेडिट ग्रोथ है वो लगभग 20% के एबव है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 12 to 13% है। तो जो क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच में जो डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उस वजह से बैंकों में धीरे धीरे लिक्विडिटी का क्रंच हो रहा है, और वो डिपॉजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए एफडी के रेट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरह से अब लोकली भी लोगों को ये समझ आ गया है कि जो भी
फिक्स डिपॉजिट ही एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे इक्विटी है, या हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में लगभग हर महीने, अभी रिसेंट में देखा कि म्यूचुअल फंड के SIP में डिस्पाइट कि जैसे पीछे के महीनों में, अभी अगस्त में या जुलाई अगस्त जून में, मतलब पूरे साल ही मार्केट कोई खास रिटर्न नहीं दे पाई है। पूरे साल में मार्केट ने बेयरली ही रिटर्न डिलीवर किया। और लगातार FPI आउटफ्लो होने के बावजूद भी जैसे जो भी SIP का अमाउंट है बढ़ता ही जा रहा है। अभी रिसेंट मंथ में हमने देखा कि 14,000 करोड़ की वो मंथली SIP हुई थी। तो इस वजह से धीरे धीरे बैंकों को जो भी, उनको तो डिपॉजिट चाहिए ही, तो जो धीरे धीरे रेट बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जब फंड की नीड अराइज होगी तो उनको कहीं ना कहीं और अपने रेट को बढ़ाना होगा। जो भी मतलब एक तो RBI एक यहाँ पे रेपो रेट बढ़ाएगा, दूसरा बैंक भी, अभी RBI ने जितना रेट बढ़ा दिया है, जैसे RBI ने 1.9% रेट बढ़ाया और RBI के रेपो रेट अब 5.9% है, जबकि पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक SBI बैंक का जो हाईएस्ट जो वो इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं FD पे अभी 6.10% है। जबकि आमतौर पे SBI अगर स्टेबल, जब भी स्टेबल बैंक रेट रहते हैं, तो जो स्प्रेड होता है जो रेपो रेट और FD के बीच में, तो वो 1.5% का होता है। तो उस हिसाब से भी जो SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट पे, तो उसको कम से कम 7.4% के राउंड होना चाहिए। तो 1.5% तो अभी इस जो करंट हाइक है रेपो रेट में, उसी की वजह से होने चाहिए। और आगे आने वाले टाइम में जो रेपो रेट बढ़ेगा उसकी वजह से, और जैसे 1% मान के चले, 1 से 1.5% मान के चले कि मार्च तक रेपो रेट और बढ़ जाएगा। तो 1 से 1.5% अगर मार्च तक बढ़ता है, तो SBI भी उसी प्रोपोर्शनेट में, जैसे रेपो रेट के प्रोपोर्शनेट में ही फिक्स डिपॉजिट के रेट को बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले हम दिनों में मार्च अप्रैल तक जब जो भी फिक्स डिपॉजिट के रेट हैं पिक आउट होंगे, तो SBI के रेट 9% या 9.5% के राउंड हम देख सकते हैं। अभी हमने देखा था कि एक पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय ने मोनोग्राम पे, मतलब चारों तरफ गलियों में घूम के या रोड पे घूम के फिक्स डिपॉजिट के लिए लोगों से अपील कर रहे थे। ये जो उनका जो भी वायरल हुई थी वीडियो, तो वो हो सकता है कि वो अपने बॉस को खुश करने के लिए, या पब्लिक स्टंट, या केनरा बैंक में वैसे तो अभी लिक्विडिटी, या किसी भी बैंक में अभी लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रेट तो आने वाले टाइम मार्च से लेकर अप्रैल तक धीरे धीरे ये मान के चले कि बड़े बैंक जो हैं SBI, ICICI, HDFC बैंक, तो ये लोग 9 से लेकर 9.5% तक इंटरेस्ट ऑफर कर, बावजूद उसके कि RBI लगातार जैसे रूपी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी रूपी ने अपने जो भी हिस्टोरिक लाइफ टाइम लो के अराउंड ही अभी भी है, और इसने अभी रिसेंट में 82.72 रुपये के आसपास का लो टच किया था। तो इसकी वजह से लगातार हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, वो लगातार जैसे घटता जा रहा है। 11 मार्च 2022 को हमारा फॉरेक्स रिजर्व 631.92 बिलियन डॉलर था, जबकि 28 अक्टूबर को ये घट के 524.42 बिलियन डॉलर हो गया। और सितंबर 2021 में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अपने हाईएस्ट, मतलब लाइफ टाइम हाई 642.4253 बिलियन डॉलर था। तो लगातार श्रिंक होते हुए फॉरेक्स रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए RBI जैसे जो भी कदम हो सकते हैं उठाएगी। उसमें एक ये बैंक रेट को बढ़ाना भी हो सकता है, तो बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि रूपी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे इंडिया एक इंपोर्ट सरप्लस कंट्री है, तो अगर यहाँ की करेंसी वीक होती है तो हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है एज ए कंट्री, और हमारा जैसे जो भी इंपोर्ट बिल है बढ़ता जाता है। इसके लिए किसी भी, अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है तो वो चाहेगी कि उसकी करेंसी स्ट्रांग ही रहे। जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए ये है कि वो अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करे। बावजूद इसके कि RBI ने काफ़ी प्रयास किया, उसके बावजूद भी इंडियन रुपीज का वैल्यूएशन डेप्रिसिएट हो गया। पहले जहाँ 71 रुपये पे से $1 परचेज कर सकते हैं, अभी वो बढ़ के 82 रुपये और लगभग 50 पैसे के अराउंड हावर हो रही है। वैसे तो 83 रुपये का लो टच किया था, लाइफ टाइम लो टच किया था करेंसी ने, जबकि बावजूद इसके कि RBI जैसे वो करेंसी मार्केट में अपने लगातार अपने करेंसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, इंडियन रुपीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फेडरल रिजर्व जो लगातार अपने ब्याज दरों को बढ़ा रहा है, उस वजह से डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। इवन हर कंट्री जो भी, जैसे इंडियन रुपीज तो जितने भी बड़े कंट्री है उसमें सबसे कम डेप्रिसिएट हुई है, लेकिन हर कंट्री की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिसिएट हुई है। और
जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक है अदर देन फेडरल रिजर्व, सबने अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या डॉलर को कमजोर करने के लिए गोल्ड में भी बाइंग की है। और गोल्ड की जो बाइंग सेंट्रल रिजर्व जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनके द्वारा अभी हिस्टोरिक हाई पे है। तो अब जो भी सेंट्रल बैंक जो गोल्ड बाई कर रहे हैं वो किसी न किसी वजह से कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो दूसरे को पता नहीं है, बाद में पता चलेगा, मार्केट को पता नहीं है, लेकिन उन सेंट्रल बैंक्स को पता है। तो आगे आने वाली और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इन्फ्लेशन है जो वो तो वार की वजह से, अगर वार रुक जाए तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। अगर रुपी डिप्रिसिएट होती है तो जो एफपीआई हैं वो भी हमारे मार्केट में से आउट हो जाएंगे या रिडम्पशन ले लेंगे। क्योंकि कोई भी एफपीआई है, अब उसको जैसे रुपीज या करेंसी जिस भी डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ की करेंसी डिप्रिसिएट होगी तो उनको तो और वहाँ से ग्रेटर रिटर्न चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने देखा अभी रिसेंट में 10-12% रुपी डिप्रिसिएट हो गई। अगर किसी एफपीआई का रिटर्न, ये माने हम कि उसने पूरे साल में 9% कमाया और 10% रुपी डिप्रिसिएट हो गई, तो उसका रिटर्न 1% माइनस ही हो जाएगा। तो एफपीआई का आउटफ्लो ना हो, इस वजह से भी हमको अपने रुपी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसका एक ये उपाय है कि हम अपने जो भी बैंकिंग रेट है उसको हाई रखें, या जिससे जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह हैं या ट्रेजरी बिल्स हैं तो उनके रेट ज़्यादा रहें, ताकि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो एक ये भी वजह है जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में अभी और ब्याज दर बढ़ सकता है, और उसकी वजह से फिक्स डिपॉजिट के भी रेट बढ़ जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम में जैसे लिक्विडिटी लगातार कम होती जा रही है। अभी 2 महीने पहले जहां बैंकिंग सिस्टम में 3 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा एक्सेस लिक्विडिटी थी, और 2 महीने पहले सितंबर के महीने में भी अभी 2 लाख करोड़ की एक्सेस पर डे का ये फिगर है, 2 लाख करोड़ का एक्सेस लिक्विडिटी थी, वही अब घट। ये जो बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस कैश रहता है वो डेली डेली जैसे आरबीआई की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो अभी एक दिन तो वो जो डेली लिक्विडिटी है वो -80 लाख चली गई थी। तो जो इंडिया में इन्फ्लेशन, जैसे आरबीआई का टॉलरेंट बैंड है 4% से लेके 6% के बीच में, उससे अभी भी ऊपर है, 1 नॉच ऊपर, मतलब 7% के एबव भी है। तो आने वाले दिनों में अभी जैसे कई सारे स्टेट इलेक्शन और उसके बाद इंडिया के जनरल इलेक्शन भी है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि वो जैसे इलेक्शन में वो जाए और इन्फ्लेशन हाई रहे। अभी हमने देखा कि 2-3 नवंबर को आरबीआई ने एक स्पेशल एमपीसी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उनको रिपोर्ट बनाना के देना था कि जो हाई इन्फ्लेशन है उसको काउंटर करने के लिए आरबीआई क्या क्या कर रही थी। गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट मंगाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहेगी कि चुनाव में वो जाए और हाई इन्फ्लेशन के साथ जाए, और हाई इन्फ्लेशन हर हाउस होल्ड को हर्ट करता है। हाई इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉपुलैरिटी गिर सकती है। इसलिए अभी जो भी आरबीआई या गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस बात पे है कि जैसे इन्फ्लेशन को काउंटर किया जाए या कम किया जाए। तो उसके लिए वो आगे आने वाले दिनों में रेपो रेट के साथ हो सकता है कि ये लोग एसएलआर और जो भी सीआरआर है उसके रेट भी बढ़ा दें। और 4 मई 2022 से लेके आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार हर एक कदम उठा रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को काउंटर किया जा सके। इसके लिए वो रेपो रेट अब तक हम देख रहे हैं 1.9% बढ़ा दी है, और आगे आने वाले दिनों में मार्च तक हम और 1 से 1.5% लगभग हर जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सब ये कह रहे हैं, एक मत से कह रहे हैं कि लगभग 1.5%, 1 से 1.5% तक रेपो रेट बढ़ेगा। तो जो बढ़ा हुआ रेपो रेट है और जो रेपो रेट बढ़ेगा उसको मिला के धीरे धीरे बैंक को, लगभग जितने भी बैंक हैं, तो फिक्स डिपॉजिट पे लगभग 2 से 2.5% का हाइक देना पड़ेगा। तो पूरा वर्ल्ड जिस तरह से हाई इन्फ्लेशन के रिजिम में आ गया है, और इंडिया में तो अभी कम ही इन्फ्लेशन है, लेकिन जो बड़ी कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, और यूरोप के कई देशों में तो 12-12, 14-14% के रेट से इन्फ्लेशन हो गया। जिस तरह से सेंट्रल बैंक अजब गजब से तरीके से इस इन्फ्लेशन को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी वो अभी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन वगैरह हैं, तो वो लोग ऐसे उम्मीद ही नहीं किए थे कि ऐसा इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इन्फ्लेशन है वो डोमेस्टिक नहीं, इम्पोर्टेड है। अगर इन्फ्लेशन की बस एक ही सबसे बड़ी वजह है कि यूक्रेन और रसिया में जो वार चल रहा है, तो उसकी वजह से एनर्जी और ग्रेन की शॉर्टेज हो जा रही है। और जो सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है, जैसे अमेरिका तो चाहता ही है कि लंबे से लंबे ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक वार चले, ताकि वो लोग अपने जो भी वेपन्स वगैरह हैं उसको सेल कर सकें। और जो गैस, और जैसे जो भी रूस यूरोप को गैस सप्लाई कर रहा था उससे प्रीमियम रेट पे अभी अमेरिका कर रहा है। तो इस वजह से भी अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अजब गजब इसलिए सेंट्रल बैंक कर रहे हैं कि जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने वहाँ पे जो भी बैंक रेट है उसको बढ़ाया, लेकिन वो लोग मार्केट से
या बैंकों से वो जो भी बॉन्ड थे उसको बाई कर रहे थे लगातार। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे किसी गाड़ी को अगर हैंड ब्रेक लगा दें और उसको हम ड्राइव करने की कोशिश करें। तो सेंट्रल बैंक रेट को एक हथियार बनाए हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि अदर जो भी इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक हैं वो भी तेजी से इसके बैंक रेट को बढ़ाएंगे और साथ में आरबीआई को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे आने वाले 3-4 महीनों में यानी अप्रैल 2023 तक हम जो भी फिक्स डिपॉजिट के रेट हैं उसको पीक आउट होते हुए देख सकते हैं और रेपो रेट लगभग जनवरी फरवरी तक पीक आउट हो जाना चाहिए, जो कि अराउंड 7% से लेकर 7.5% के अराउंड रेपो रेट हो जानी चाहिए। और बैंक रेट आसानी से किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये रेट 10% के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगे मार्च 2023 तक ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको टीयर 2 के कैपिटल के लिए लगभग 5,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी कहीं ना कहीं से या फिक्स डिपॉजिट के द्वारा या इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा ये फंड रेस करते हुए दिखेंगे। तो अगर बड़े बैंक नहीं तो मार्च अप्रैल तक छोटे बैंक आराम से 10% के ऊपर फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफर करते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर अभी किसी को जैसे इतने जो 3-4 महीने का टाइम है इसके लिए, जो अगर किसी को अपनी मनी को पार्क करना है तो कहाँ रखें, बैंक में रखें या गवर्नमेंट के अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बॉन्ड जो है 3 महीने के ट्रेजरी बॉन्ड ही लगभग 6.5 के अराउंड ट्रेड हो रहे हैं और 183 दिन के टेन्योर का ट्रेजरी बॉन्ड होता है वो भी 6.7% के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो सेकेंडरी मार्केट से हम आसानी से उसको परचेज कर सकते हैं और वो या स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी ब्रोकर के थ्रू उसको परचेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।